हेलो स्टूडेंट्स। नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन 21 पे पहुंच चुके हैं रे ऑप्टिक्स का। नए सिलेबस पर बेस्ड सारे सवाल हैं। प्रैक्टिस जरूर करो इनकी, चाहे आप जेई मेन के स्टूडेंट हो चाहे नीट के। आपको दोनों तरीके के सवाल लगाने चाहिए, मेंस वाले भी और नीट वाले। चलो जरा सवाल शुरू करते हैं। सवाल में दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो भाई, सामने आपके कॉनकेव मिरर रखा है। लो जी, कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, ये लो। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसका फोकस इधर पड़ेगा। ठीक है, इधर की डिस्टेंस प्लस में ले लेंगे, इधर की डिस्टेंस माइनस में ले लेंगे। अब 40 सेंटीमीटर पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। मान लो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ खिसकाया जाए, मान लो यहां से यहां रख दिया आपने इसको, खिसका के 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ खिसकाया जाए, तो इसकी जो इमेज है वो कितना खिसकेगी? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। चलो करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले जब 40 सेंटीमीटर पे था तो उसकी इमेज कहां बनती है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे था तो उसकी इमेज कहां बन रही थी। यहाँ पे फोकस है, फोकस की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो अब ये पहले पहली पोजीशन पे रखा है, ये यहाँ 40 पे, तो इसकी इमेज देखो कहाँ बन रही है। तो उसके लिए फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v हमें निकालना है कि कहाँ बनेगी इमेज, तो v को जो का तू रख दो। 1/u ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो -40 पे रखा है, क्योंकि इधर की डिस्टेंस हमें कैसी लेनी है, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस निगेटिव लेनी है। और फोकल लेंथ, फोकस भी इधर ही पड़ रही है, तो 1/-15। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लो। ये आ गया 1/40, इधर जाके प्लस हो जाएगा ये, और -1/15। इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब इसका ले लो एलसीएम। तो एलसीएम के लिए यहाँ पे 120 ले लेते हैं इसका एलसीएम। 40 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 15 से कट करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो माइनस का 5 और बटे में 120, 1/v। 5 से इसको काट लो, माइनस का 1/24, तो v की वैल्यू आ गई 24। इसका मतलब जब ये 40 पे रखा होगा तो इमेज 24 पे बनेगी। लगभग यहाँ मान लो, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ये O1 है तो इसकी इमेज I1 पे बनेगी। ये कितनी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, 24। माइनस में आया तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में ही इसकी इमेज बन रही है। अब इसको 20 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया तो ये O2 बन गया। अब सोचो, ये 20 सेंटीमीटर आगे खिसकाओगे, पहले 40 पे रखा था तो अब कितने पे आ गया, ये 20 पे आ गया, ऐसे समझ लो। अब इसकी इमेज निकालो, तो 1/v, फिर से वही फॉर्मूला, प्लस 1/u बराबर 1/f, मिरर का फॉर्मूला। v फिर से निकालना है, u की वैल्यू -20, f की वैल्यू -15। 1/v, इस माइनस को उधर ले जाओ तो प्लस बन जाएगा, -1/15। इसे देख लो तो ये हो जाएगा
किससे कट करें, तो इसे इसका एलसीएम ले लो। 60 20 से काटा तो 3 माइनस 15 से काटा तो 4, माइनस का 1/60 1/v, तो v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोबारा की जो इमेज बनेगी वो -60 पे, मतलब करीब करीब यहाँ बनेगी, इससे 40 से भी पीछे बनेगी यहाँ। ये बन गई I2। अब हमें ये बताना है कि I1 से पहले उसकी इमेज I1 पे बन रही थी, यहाँ बन रही थी, अब ये I2 पे चली गई, मतलब 60 पे चली गई। तो 60 पे जब ये गई तो इसको कितना शिफ्ट हुई, इसकी इमेज I1 से I2 पे चली गई, तो इतना शिफ्ट हो गई। देखो इस तरफ मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, कलर चेंज करके, इतना शिफ्ट हो गई, देखो ऐसे शिफ्ट हो गई, इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुई, मतलब मिरर से दूर। और कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हुई, देखो यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस है 60, उसमें से 24 माइनस कर दो तो 36 बच गई, तो 36 सेंटीमीटर मिरर से दूर शिफ्ट हो गई। तो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक, चलो आसान सा सवाल था ये, तो 2018 का सवाल था नीट का। चलो अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल 10 degree is made of glass of refractive index 1.42. Thin prism is combined with another thin prism of glass of refractive index. This combination produce dispersion. डिस्पर्जन भाई साहब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे। डिस्पर्जन और रेनबो ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, तो भूल जाओ इसको, खत्म करो बात यहीं कहीं। चाहे वो मेंस का सिलेबस हो, चाहे जे इसका नीट का सिलेबस हो, दोनों से ये डिलीट हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करने वाले। तो इसको 22 हमने लिखा, गलत लिखा, अगले क्वेश्चन को 22 लिखते हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं इसमें ये भी बता दूं आपको, डिस्पर्जन रेनबो ये भी हट चुका है। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई डिफेक्ट, वो सब हट चुके हैं। ये ऐसा चैप्टर, इसमें से काफी कुछ चीजें हटी है, ठीक है, तो ये तीनों चीजें हट चुकी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने 22 लिख दिया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, एक बीम ऑफ लाइट है, L source is from a source L is incident normally on a plane mirror। ठीक है, चलो क्या क्या बोला है इन्होंने जरा देखते हैं। फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स। चलो जी पहले इधर सोर्स बना लेते हैं, ये सोर्स हो गया, ठीक, और सामने एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। ओके, लो जी ये प्लेन मिरर हो गया। ये सोर्स इस प्लेन मिरर से कितना दूर दिया हुआ है, x डिस्टेंस। ओके, अब इसमें कहा है कि यहां से एक बीम निकलती है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए स्पॉट ऑन ए स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। ये जो सोर्स है इसका नाम एल रख रखा है, और ये यहाँ से एक बीम निकलेगी, इससे रिफ्लेक्ट होके थोड़ा सा ऊपर जा रही है। ओके, व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा, जब इस मिरर को स्मॉल एंगल थीटा रोटेट किया जाता है, स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस y ऑन द स्केल, द एंगल थीटा इज गिवन बाय, थीटा निकालना है। चलो क्वेश्चन मैंने समझ लिया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी
इसलिए मैं ये फिगर दोबारा बनाऊंगा। तो मैं इस फिगर को हटाता हूं, थोड़ा नीचे कर लिया मैंने, और दोबारा से एक फिगर बनाता हूं, थोड़ा सा आपको प्रॉपर दिखाई दे साफ साफ, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये मान लीजिए एक बड़ा सा मिरर ले लिया मैंने, ठीक। इसके सामने एक सोर्स है एल, और वो इससे कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है। अब देखो सोचो, अगर इस एल से निकलने वाली लाइट मिरर पे पड़ेगी 90 डिग्री पर, तो इसी पाथ पे वापस चली जाएगी और यहीं इसकी इमेज बन जाएगी, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब मिरर को अगर थोड़ा सा घुमा दें, जैसे आपने घुमा दिया मिरर को, यहां पे घुमा दिया थीटा एंगल, तो सोचो मिरर का मिरर का नॉर्मल भी घूम जाएगा, कितना, वही थीटा एंगल सर। ये मिरर घूम गया, थोड़ा ऐसे बना देता हूं, ये मिरर घूम गया, तो मिरर का नॉर्मल भी घूम गया। अब इस पे वही लाइट रेस से निकलने वाली जो पड़ेगी, अब वो अगर जब वो थीटा एंगल घुमाओगे तो अब वो थीटा एंगल पे ही पड़ेगी, तो वो थीटा एंगल पर ही वापस भी चली जाएगी, इस तरीके से। थोड़ा सा ज्यादा घूम गया ये, नॉर्मल थोड़ा ऊपर की तरफ बन गया, ऐसे बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। ये बन रहा है नॉर्मल, इस तरीके से। अब यहां से लाइट रे जब टकराएगी थीटा एंगल पे, तो थीटा पे ही वो वापस चली जाएगी, ऐसे, इस तरीके से। थीटा पे टकराई, थीटा पे वापस चली, तो इसकी जो इमेज है जो यहां बन रही थी, ये एल से थोड़ा ऊपर वाई डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाती है। भाई पहले तो ये लाइट रे एल से निकल के एल पे वापस आ रही थी, लेकिन जब हमने मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया, तो ये लाइट रे थीटा पे टकराई और थीटा पे वापस चली गई, तो ये थोड़ा सा ऊपर टकराएगी, अब एल से थोड़ा ऊपर, कितने ऊपर, वाई डिस्टेंस ऊपर। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ, अगर ये वाई डिस्टेंस ऊपर टकराएगी तो थीटा की वैल्यू कितनी है। तो भाई साहब बिल्कुल आसान है, कैसे, ये ट्राइंगल बनेगा, देखो एक ये वाला, ये वाला जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, इस ट्राइंगल के हिसाब से ये पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस थीटा, तो ये पूरा एंगल हो गया 2 थीटा। अगर मैं यहां से tan 2 थीटा की वैल्यू निकालूं, tan 2 थीटा की वैल्यू निकालें अगर, तो आएगी परपेंडिकुलर मतलब y, और बटे बेस मतलब x, तो y बटे x। अब थीटा अगर बहुत छोटा है, अगर थीटा स्मॉल एंगल है, तो भाई साहब आप tan थीटा को या tan 2 थीटा को tan हटा के खाली 2 थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दो 2 थीटा बराबर आ गया y बटे x, तो थीटा बराबर आ गया y बटे 2x, बिल्कुल आसान। तो आंसर आ गया y बटे 2x, ऑप्शन नंबर ए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है सवाल में जरा समझते हैं। बोला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज 45 डिग्री। ठीक है, आई की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर जब हमने लाइट डाली, तो लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है, फिर वो यहां से टकरा के बाहर निकलेगी ऐसे, इस तरह से जाके ऐसे निकलेगी, और प्रिज्म का जो एंगल है ये 60 डिग्री है। इफ रे सफर्स मिनिमम डेविएशन, अगर रे पर मिनिमम डेविएशन हो रहा है प्रिज्म के थ्रू, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है। देखो मिनिमम डेविएशन होता था
आपका कैसे कैलकुलेट करते थे, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप एंगल ऑफ प्रिज्म भी हमको पता होना चाहिए। एक काम करो, मिनिमम डेविएशन पे हमें पता है ना, वैसे डेल्टा की वैल्यू निकालो पहले। डेल्टा की वैल्यू याद दिला दो पहले मैं आपको। डेविएशन कितना होता था, तो वो होता था सर आई प्लस आई डैश माइनस ए। आई तो है वो जिस एंगल पर लाइट रे पड़ती है, आई डैश है जिस एंगल पर लाइट रे बाहर निकलती है। आई को कहते हैं इंसिडेंस एंगल और आई डैश को कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस ए। अब मिनिमम डेविएशन कब होता था, डेल्टा की वैल्यू मिनिमम कब होती थी, जब आई और आई डैश बराबर हो जाते थे। तो आई है ही, आई डैश भी आई के बराबर हो जाएगा, तो उसे भी आई लिख लो और माइनस में ए। तो आई प्लस आई कितना हो गया, 2i माइनस ए। ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला था। मिनिमम डेविएशन आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट। तो 2i की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 माइनस ए हो गया 60। 45 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस 60। तो मिनिमम डेविएशन आ गया बच्चों 30 डिग्री। पहला सवाल आ गया, मतलब पहला आंसर आ गया 30 डिग्री। अब पूछा है प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला था म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर। चलो आर को भी निकालते हैं यहां से। आई तो है ही हमारे पास, आर कैसे आएगा सर, तो मिनिमम डेविएशन में वैसे ए की वैल्यू होती थी, साइड में लिख देता हूं आर प्लस आर डैश। लेकिन जब मिनिमम डेविएशन होता था तो आर और आर डैश आपस में बराबर होते थे। तो आर को तो आर लिखा रहने तो आर डैश की जगह भी आर लिख लो। तो ये हो गया 2r बराबर ए। तो आर की वैल्यू हो गई ए बटे 2। लो जी आर भी आ गया। ए कितना दे रखा था इन्होंने, 60 बटे 2। तो आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। रखो यहाँ, म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। तो साइन 45 बटे में साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये हो गई 1/2। ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा। म्यू की वैल्यू आ गई √2, 2/√2, सॉरी 2/√2। 2/√2 का आंसर आ गया √2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोनों चीजें आ गई, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल भी आ गया और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया। आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सवाल देखते हैं क्या कहा है। एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब। देखो एक ग्लास स्लैब है, इस तरीके से बना लेते हैं। गलत सा बन गया थोड़ा, ये देखिए इस तरीके का ग्लास स्लैब है। ये भी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बनाते हैं, सॉरी कहाँ गए। कैसा बन रहा है, क्या बना रहा हूँ। लो जी ये बन गया ग्लास स्लैब। हाँ चलो ये ठीक बना। ये है ग्लास स्लैब और इसमें एक छोटा सा बबल है, मान लो यहाँ है कहीं पे बीच में। जब इसको एक साइड से देखा जाता है, इसने क्या बोला, एयर बबल इन ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 म्यू की वैल्यू। और नॉर्मल इंसिडेंसेस को देखा जाता है, मतलब सामने से एकदम सामने से इसको देखा जाता है, इज 5 मीटर डीप व्हेन व्यू फ्रॉम वन सरफेस। इस सरफेस से देखते हैं जब हमारी आंखें इधर है तो ये हमको 5 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है। देखो आप एक बात याद करो, जब आप किसी डेंसर मीडियम में देखते थे, जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें एक सिक्का पड़ा है, तो आप देखते हो तो सिक्का आपको अपनी तरफ दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा आपको उसकी तली हुई उठी, मतलब तली उठी हुई नजर आती है। सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है, ऊपर की तरफ नजर आता है। ऐसे ही ये
यहाँ पे बबल है तो ये यहाँ एक्चुअल में मान लो ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, पर नजर थोड़ा आपको यहाँ पे आएगा। अब ये डिस्टेंस कितनी होती थी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था इसका x बटे म्यू, तो थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे नजर आएगा। अब जहां नजर आ रहा है उसके लिए दिया है उसने वो 5 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू, x बटे म्यू की वैल्यू कितनी दे दी, 5। मतलब एक्चुअल में बबल यहाँ है पर आपकी आंखों को थोड़ा आगे नजर आएगा, x बटे म्यू पे नजर आएगा, और x बटे म्यू की वैल्यू मतलब उन्होंने ये बता दिया कि वो कहाँ पे नजर आ रहा है, 5 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब x बटे म्यू की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब हम इधर से देखेंगे उसको, दूसरी तरफ से इधर से देखेंगे तो वो हमें 3 सेंटीमीटर पे नजर आएगा। मान लो इधर से है तो वो y डिस्टेंस पे, पर नजर थोड़ा आगे आएगा, यहाँ कितनी कितनी दूर नजर आएगा, y बटे म्यू, और उसकी वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इधर से देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ से तो 5 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है, मतलब x बटे म्यू, और इधर से देख रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है, y बटे। थिकनेस बतानी है इसकी स्लैब की, तो थिकनेस हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने इधर से मानी x, इधर से y, तो ये हो गई टोटल x प्लस वाई। बच्चों ये थिकनेस x प्लस वाई की वैल्यू बतानी। चलो x बटे म्यू हमें पता चला 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और y बटे म्यू पता चला हमें 3 सेंटीमीटर के बराबर, दोनों को ऐड कर दो, x बटे म्यू प्लस y बटे म्यू बराबर 5 और 3 8 सेंटीमीटर। अब x प्लस वाई बटे में म्यू बराबर 8, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस वाई बराबर 8 म्यू, 8 इंटू म्यू की वैल्यू 1.5, तो ये बन गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो x प्लस वाई ही उसकी थिकनेस है, तो वो कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन बैठ गया हमारा सी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, आसान है, बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन का। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है आपको, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव। देखो भाई ये एक लेंस बना देते हैं हम, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, और एक छोटा लेंस जिसको कहते हैं आईपीस, आईपीस, और ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब यहां से इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की एफओ कह लो इसको, और आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता भी है टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है, और छोटा लेंस आईपीस लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ छोटी होती है। अब यहाँ पे 200 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब ये पूछा है टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव से जो 200 सेंटीमीटर दूर है, द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो लेंसेज के बीच अगर आप इसको देखना चाहते हैं हम, तो लेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। एक बात सोचो, पहले तो ये देखो कि ये 200 सेंटीमीटर पे है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज निकालने के लिए कहाँ बनेगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u, लेंस वाला फॉर्मूला 1/f। 1/v इमेज कहाँ बनेगी वो तो मुझे निकालना है, u कितना है, तो लेफ्ट की तरफ है तो माइनस का 200 लेंस से, और इसकी फोकल लेंथ हो गई प्लस का 40। पहले लेंस की वजह से, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सॉल्व कर लो इसको। माइनस माइनस प्लस 1/200 हो गया बराबर 1/40। इसको इधर लेके जाएंगे 1/v बराबर 1/40 माइनस 1/ में 200। 200 ले लो इसका एलसीएम 5 और माइनस में 1, तो ये 4/200
200 आ गया, ये आ गया v बराबर 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इसकी इमेज बनेगी वो +50 मतलब इस तरफ बनेगी 50 सेंटीमीटर, हमें पता भी है। तो ये 50 पे बन गई, मान लो यहां से कितने दूर, 50 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बन गई। ठीक, अब यहां से ये जो इमेज है ये इस आईपीस के लिए किसका काम करेगी, ये इसके लिए सर ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहां से ये कितनी दूर रखनी चाहिए हमें ताकि इसकी इमेज दिखाई दे, यही पूछा है इसने। इसको देखना है हमको, देखने के लिए। अब ये तो कहानी इसने कि देखना कहां पे है, मतलब जो ये इमेज बनी है ये इस छोटे लेंस के लिए किसका काम करेगी, आईपीस लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट का। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहां बनेगी। अब आईपीस से जब हम यहां से देखेंगे इसको तो हमारी आंखें यहां हैं, ये देखो हमारी आंखें हैं, और इसको देखेंगे तो इसकी इमेज यहीं कहीं पीछे नजर आनी चाहिए। तो अब हमें ये नहीं बताया कि कहाँ नजर आनी चाहिए इसकी इमेज। तो जब कुछ न बोले वो, तो तब हम समझते हैं कि इसकी इमेज हमें इन्फिनिटी पे नजर आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बहुत दूर मतलब यहाँ कहीं नजर आएगी, यहाँ इसकी इमेज देखो यहाँ से और यहाँ पीछे कहीं नजर आएगी बहुत दूर, इन्फिनिटी पे नजर आएगी। तो इन्फिनिटी पे नजर आएगी, क्यों सर इन्फिनिटी पे क्यों लिया, देखो जब उसने ये तो बताया नहीं कि कहाँ नजर आनी चाहिए, तो हम फिर मान के चलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट वो क्या होता है, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट का होता है जब हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स होती है, रिलैक्स मोड में। रिलैक्स तब होती है जब हमें जो चीजें नजर आ रही है वो बहुत दूर नजर आए, तो हमारी आंखें रिलैक्स होती है। तो हम यही मान के चलेंगे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में वो हमें नजर आएगा, रिलैक्स मोड में हमें नजर आएगी वो इमेज। तो जब रिलैक्स मोड नजर आएगी तो कहाँ नजर आएगी हमको, वो इन्फिनिटी पे नजर आएगी। तो ये इन्फिनिटी पे नजर आ रही है। अब इन्फिनिटी पे नजर आने के लिए इस ऑब्जेक्ट को इस आईपीस लेंस से कितना दूर रखना पड़ेगा, तो सर फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फोकल लेंथ पे रखते हैं या फोकस पे रखते हैं तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो इसलिए इसको हमें यहाँ पे फोकस पे रखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक एफ ई के बराबर। अब ये 50 थी और ये एफ ई के बराबर है, एफ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो ये आगे की यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 4। तो दोनों लेंस के बीच का गैप कितना हो गया, गैप बिटवीन लेंसेस, लेंसेस के बीच का गैप, तो 50 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक और 4 ये हो गया, तो टोटल हो गया 50 + 4 तो 54 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। तो दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान सवाल था ये भी, बस हाँ आपको ये इस बात का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे इसको करना है और क्या क्या इसमें बताया है, सारी की सारी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा सब कुछ हो जाएगा। चलो खैर, आज के क्वेश्चंस कंप्लीट, कल करते हैं बाकी क्वेश्चन और कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे। ओके।